Hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shivam Pandey and I welcome you all to the lovely platform of विजय सूत्रा। विजय सूत्रा के बेहतरीन से और शानदार से प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम शिवम पांडे है। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारे यूपीपी के प्रैक्टिस सेट्स को यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा, आई गेस आप लोगों को कुछ वहां से इंफॉर्मेटिव चीजें देखने के लिए मिले होंगे और वैसी ही इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को यहाँ से भी देखने के लिए मिलेंगी। सेम सेट यहाँ पर उसी से सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर पहला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का देखने के लिए मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड देखने के लिए मिल रहा है। पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, ये सारे के सारे हमारे किससे संबंधित हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित देखने के लिए मिलते हैं। जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान के भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं हमारे पास? मूल संविधान की अगर हम लोग बात करें, मूल संविधान में तो हमारे पास 7 प्रकार के मौलिक अधिकार देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हुआ करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, जो कि समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद 19 से अनुच्छेद 22 देखने के लिए मिलता है, जो कि स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। फिर हमारे पास आता है 23 और 24 यहाँ पर बात करता है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। उसके बाद आते हैं हम 25 से 28 के बीच में। 25 से 28 के बारे में जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, 25 से 28 हमें देखने के लिए मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं, 29 और 30, तो ये दोनों अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है और यहाँ पर इसी को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार भी कहते हैं। और यहाँ पर छठा जो हमें देखने के लिए मिलता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखने के लिए मिलता है, अनुच्छेद 32। ये चीजें हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा क्या होगी? अनुच्छेद 13 में कहा गया है यदि कोई भी कानून भारतीय संसद द्वारा बनाया गया या कोई भी कानून आजादी से पहले है और कोई ऐसा कानून आजादी से पहले था जो आज के समय में भी हमारी जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 13 ये अधिकार देता है कि वह सारे कानून क्या हो जाएंगे? रद्द हो जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 इसके अंतर्गत हमारे पास 2 अधिकार आते हैं। कौन कौन से हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों का सामान्य संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। विधि के समक्ष समता के बारे में बात करते हैं तो इसको यूके की शब्दावली से लिया गया है और विधियों का सामान्य संरक्षण जो है इसको यूएसए की शब्दावली से उठाया गया है। अनुच्छेद 15 के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये भेदभाव कहाँ पर नहीं होगा? सार्वजनिक स्थल जैसे कुआं, तालाब, जो जगह है जैसे पार्क हो गया, रोड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, स्कूल, कॉलेज हो गए, यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें हमें और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 यहाँ पर हमारा सही जवाब देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो दीज आर द थिंग्स जिसके बारे में सबसे पहले हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। जब हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो हु इज कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है ना? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हु इज नोन एज द कस्टोडियन, है ना, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको यहाँ पर कौन देखने के लिए मिलेगा? आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आती हैं। मौलिक अधिकारों में हमारे पास आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट के बारे में बताया गया है। अब ये रिट क्या होती है? रिट कुछ नहीं, ये न्यायालय का लिखित आदेश देखने के लिए मिल जाता है। क्या होता है ये? लिखित आदेश होता है ना? रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रिट इज नथिंग, रिट क्या होती है? रिट जो होती है इट इज द रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का लिखित आदेश हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर रिट के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें और देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट का वर्णन किया गया है। हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस देखने के लिए मिलती है सबसे पहले, यानी कि इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हैबियस कॉर्पस के बाद हमारे पास आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि इसी को हम लोग प्रोहिबिशन से पहले हमें देखने के लिए मिलेगी मैंडमस। कौन सी है? मैंडमस परम आदेश है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास प्रोहिबिशन प्रतिषेध, फिर हमारे पास आती है सर्चुरी यानी कि उत्प्रेक्षण, और फिर लास्ट हमारे पास आती है क्यू वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। हैबियस कॉर्पस जब किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी करके उस व्यक्ति के लिए आदेश देता है पुलिस वालों के कि आप हमें पेश करें हमारे सामने। और जैसे ही वो व्यक्ति आएगा तो गिरफ्तारी का कारण पूछा जाता है पुलिस वालों से। अगर गिरफ्तारी का कारण वैध है, जायज है, तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी जायज नहीं है तो उस व्यक्ति को वहीं से ही छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं परम आदेश के बारे में यानी कि मैंडमस के बारे में, तो परम आदेश अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तर अपने काम को छोड़ करके कोई दुनिया जहान का अन्य काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में मैंडमस की रिट को जारी किया जाता है और उस व्यक्ति को, सरकारी व्यक्ति को कहा जाता है कि आपका जो काम है वो काम करिए। यानी कि वह व्यक्ति अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्राधिकार में काम कर रहा है तो उसको बताया जाता है कि भाई साहब आपका जो क्षेत्राधिकार है आपको उसी क्षेत्राधिकार में रह करके कार्यरत होना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। प्रतिषेध के बारे में बात करते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जो होती है ये ऊपरी अदालत निचली अदालतों के लिए इस रिट को यहाँ पर जारी करती है। और अगर मैं इस रिट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं तो यहाँ पर यह बताया जाता है प्रोहिबिशन में, जब ऊपरी अदालत को लगता है कि निचली अदालत के पास कोई ऐसा केस आ गया है जो संविधान से संबंधित है, जिसमें संविधान की व्याख्या करी जाए और जो समाज की गुणवत्ता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को निर्णय देने से रोक देती है और उस केस को अपने पास बुला लेती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऊपरी अदालत हो जाएगा। हाई कोर्ट और निचली अदालतों के संबंध में हाई कोर्ट यहाँ पर ऊपरी अदालत हो जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। सर्चुरी के बारे में बात करते हैं तो प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो सर्चुरी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए उस केस के ऊपर निचली अदालत ने निर्णय दे दिया हो, अब उस निर्णय को सर्चुरी की रिट जारी करके भंग कर दिया जाता है और उस मुद्दे को एज अ फ्रेश दोबारा से ऊपरी अदालत अपने पास बुला करके सुनती है। क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, यहाँ पर पूछा जाता है कि आप जिस पद पर सुशोभित हैं आपको अधिकार किसने दिया उस पद पर बैठने का। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सुप्रीम कोर्ट इसका सही जवाब है। तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास आता है अनुच्छेद 226। 226 आप हाई कोर्ट जाते हो और हाई कोर्ट में भी आप यही 5 प्रकार के रिट जारी करते हो। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी और क्यू वारंटो।
तो ये रेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी जो यहाँ पर जारी करी जाती है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे एक सवाल और आता है कि रिट जारी करने का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट के पास सबसे अधिक है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास सबसे अधिक है। तो एक चीज याद रखिएगा, हाई कोर्ट का रिट न्यायिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। क्यों ऐसा है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी करता है और साथ ही साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट को जारी कर सकता है। पर जो सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए मिलता है ये केवल और केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में ही रिट को जारी करता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए मिलता है वो रिट जारी करने के लिए बाध्य होता है और हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ये चीजें हमें और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। चल आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए और आंसर करिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कर्क रेखा देखने के लिए मिलती है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हमारे पास भूमध्य रेखा है और यहाँ पर हमारे पास कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां पर हमारे पास मकर रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न तो ये चीजें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं? गुजरात, कौन सा है? गुजरात। दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश तीसरा, चौथा हमारे पास है छत्तीसगढ़, पांचवा है हमारे पास झारखंड, छठा है हमारे पास वेस्ट बंगाल, सातवां है हमारे पास त्रिपुरा और आठवां है हमारे पास यहाँ पर। ये 8 राज्य हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं जहां से क्या गुजरती है, जहां से हमें और आपको देखने के लिए है हमारी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 8 राज्यों से होती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम देखने के लिए मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 क्या पूछ रहा है, विच फंडामेंटल राइट कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो अभी आप जान जाओगे। राइट टू इक्वालिटी क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर है? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो 19 से 22 आता है, याद रखना इनके बारे में। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक निकायों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, मौलिक अधिकार पूछा है इसलिए 32 में आएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। अब गाइस जब हम लोग यहाँ पर इनके बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको और हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, वो क्या है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, कुछ ऐसे हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है, इंडियन सिटीजन। भारत के नागरिकों के पास ही ये मौलिक अधिकार देखने के लिए मिलेंगे। अब ये
कैसे मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो मेरे भाई यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। इनके अलावा कुछ अधिकार, अन्य अधिकार भी हैं, अन्य अधिकार कुछ और देखने के लिए मिल जाते हैं। वो कौन कौन से अन्य अधिकार देखने के लिए मिलते हैं? जैसे आपको अनुच्छेद 326 देखने के लिए मिलेगा, मताधिकार। दूसरा, राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये अन्य अधिकार भी हमें और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर? और आज अंबेडकर जयंती भी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है आज। उनकी जयंती को नमन करते हुए, शत शत नमन करते हुए, आपको पता होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल, आत्मा और हृदय कहा था, मौलिक अधिकारों का। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के बिना मौलिक अधिकारों को संरक्षित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का जो कार्य किया जा रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? अनुच्छेद 32 के माध्यम से हो रहा है। तो सही जवाब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संवैधानिक निकायों का अधिकार यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात यहां पर आ जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न यहां पर आता है, विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? क्रस्ट, मेंटल, कोर, लिथोस्फीयर। अब ये लेयर है क्या? आप देखिए, भूपर्पटी, मेंटल, है ना, अब आवरण, केंद्र या फिर स्थल मंडल। अब ये अलग अलग चीजें हमें यहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। जरा मैं इनके बारे में आपसे बात करता हूं। अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखोगे तो यह सतह है। ये क्या है? सतह है पृथ्वी की। सतह से लेकर के केंद्र तक की जो दूरी होती है ये सरफेस है। यहां तक की जो दूरी होती है वो 6370 किलोमीटर की देखने के लिए मिलती है। पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा देखने के लिए मिलता है ये 3 भागों में वर्गीकृत है। सतह से लेकर के 80 किलोमीटर तक हमारे पास आता है क्रस्ट। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है 80 किलोमीटर से लेकर के कम से कम 2900 किलोमीटर तक हमारे पास आता है यहाँ पर मेंटल, और 2900 किलोमीटर से 7370 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 वर्गीकरण सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। इसके अलावा जब हम आगे बढ़े तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो क्रस्ट है ये 2 भागों में विभाजित है। हमारे पास ऊपरी भूपर्पटी है और हमारे पास निचली भूपर्पटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि अपर क्रस्ट है और हमारे पास लोअर क्रस्ट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारा जो मेंटल है ये भी 2 भागों में वर्गीकृत है। 80 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक आपको देखने के लिए मिलेगा अपर मेंटल, और 450 से 2900 किलोमीटर तक हमारे पास आता है लोअर मेंटल। इसके बाद जब हम बात करते हैं अपर मेंटल के बारे में तो मेरे भाई ये जो अपर मेंटल है ये दोबारा से 2 भागों में वर्गीकृत है। 80 से 100 किलोमीटर तक आपको मिलता है सबस्ट्रेटम, फिर उसके बाद आता है एस्थेनोस्फेयर, फिर उसके बाद देखने के लिए मिलेगा बैरोस्फीयर। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोर हमारा फिर से पुनः 2 भागों में वर्गीकृत है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक आपको देखने के लिए मिलेगा आउटर कोर, और फिर हमारे पास आता है इनर कोर। क्लियर?
तो ये चीजें हमें और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इन बातों का ध्यान यहाँ पर रखिएगा। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके और हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। इसका जो सही जवाब है वो याद रखिएगा, कोर सबसे नीचे है, तो कोर यहाँ पर अभी भी क्या है, सबसे ज्यादा गर्म देखने के लिए मिल जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, कोर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर एक शब्द पढ़ रहे हो, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। यहाँ पर सतह से लेकर के 100 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है ना, यानी कि सब स्ट्रेटम तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इस दूरी को हम लोग मेरे भाई यहाँ पर सब स्ट्रेटम के नाम से, सॉरी सब स्ट्रेटम कह रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर है, सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पूरा जो सेशन है, ये सेशन कैसा लग रहा है। आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अच्छा बुरा जो भी है, हर एक चीज आप लोग यहाँ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6, मनी बिल धन विधेयक है ना, इसको क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं, है ना। मनी बिल, मनी बिल संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। जब हम यहाँ पर मनी बिल के बारे में बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का स्पीकर यहाँ पर डिसाइड करता है। कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड। और मनी बिल को जो लाया जाता है ये लोकसभा के अंतर्गत लाया जाता है, और लोकसभा में जैसे ही इसको लाया जाएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये अपनी सिग्नेचर यहाँ पर कर देते हैं, पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की ले ली जाती है। फिर 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए इसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास यहाँ पर 3 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं, या तो वो अपनी सहमति दे दे, या तो सहमति ना दे, या फिर विद होल्ड कर ले कि भाई हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे। जैसे ही 14 दिन का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जैसे ही 14 दिन यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, ये मान लिया जाएगा लोकसभा के द्वारा कि राज्यसभा ने मनी बिल को पारित कर दिया है, और मनी बिल को लोकसभा से साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से क्या किया जाता है, पारित कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, ओके। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, कैन बी क्या, 200% ये लोकसभा में ही आता है, 110 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर, विच प्लेट्यू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर कौन से पठार को कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, डेक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, ईरानियन पठार, या फिर ब्राजीलियन पठार। यहाँ पर रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो कहा जाता है वो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 पर, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। यहाँ पर चीफ, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सवाल हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री के पश्चात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर करिए इसका क्या होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब हम मेरे भाई चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, 61वां संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में देखने के लिए मिला था, और यहां पर इसने 21 साल से घटा करके 18 वर्ष वोटिंग एज को कर दिया था। ठीक है, अगर आप देखोगे जो चुनाव आयोग देखने के लिए मिलता है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको जब सबसे पहले बनाया गया था, ये बना कब था? ये भारतीय संविधान के भाग 15 में आता है ना, भाग 15 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हमें और आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप देखोगे चुनाव आयोग का गठन यहां पर संविधान के लागू होने से एक दिन पहले किया गया था, यानी कि 25 जनवरी 1950 को किया गया था, 1 डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से जानते हैं, नेशनल वोटर्स डे के तौर पर इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जब चुनाव आयोग को बनाया गया तो चुनाव आयोग उस दिन से लेकर के 25 जनवरी 1950 से लेकर के 16 अक्टूबर 1988 तक, ठीक है, कब तक? 1988 तक यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इसने क्या किया था, सॉरी 88 बोल रहा हूं, 89 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन यहां से 2 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ दिया गया था, है ना। और ये जो सदस्य देखने के लिए मिल रहे थे 1 जनवरी 1990 तक इन्होंने काम किया था, 1 जनवरी 1990 तक इन लोगों ने काम किया, और फिर 1 जनवरी 1990 में फिर से चुनाव आयोग को सिंगल सदस्य सदन बना दिया गया। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को क्या कर दिया गया था, यहां पर 2 सदस्यों को और जोड़ दिया गया और 3 सदस्यीय सदन ये बन गया। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या होगा, राष्ट्रपति देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। चलिए, अच्छा, अगर हम मतदान के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 326 यहां पर आता है। क्या है? राइट टू वोट। राइट टू वोट यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल डील्स विद द पंचायती राज? कौन सी अनुसूची? अगर हम अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो मूल रूप से अनुसूची देखने के लिए मिलती है वो 8 हुआ करती थी। जो नवी अनुसूची हुआ करती थी इसको हमने पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा। जो हमारे पास देखने के लिए मिलती है 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून के विरुद्ध एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है, इसको हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब जोड़ा गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी रिकॉग्नाइज दैट ये जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने के लिए मिलता है ये 1985 का है, आई गेस सो। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी रिकॉग्नाइज द थिंग। एक्चुअली दिस अमेंडमेंट इज, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस अमेंडमेंट को मिस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको गलत नहीं बताना चाहता। तो 1985 में हुआ था। यस 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 यस, मैंने चेक किया, 1985 ही देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जो 11वीं अनुसूची देखने के लिए मिलती है, इसको कब जोड़ा गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992
और जो 12वीं अनुसूची देखने के लिए मिलती है इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के समय जोड़ा गया था। ठीक है, तो पंचायत किस में है, यहाँ पर है पंचायत 11वीं में, 12वीं में म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, लैंड एलिगेशन के बारे में 9th में बताया गया है। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 कहां पर है, 11वीं अनुसूची देखने के लिए मिलती है। तो इस बात को यहाँ पर याद जरूर रखिएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब, 11वीं अनुसूची देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। यहाँ पर कौन सी गैस सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में देखने के लिए मिलेगी। अगर आप देखिए जब हमारा वायुमंडल बना ओरिजिनल, और अगर आप प्रेजेंट कंपोजिशन देखो तो नाइट्रोजन जो हुआ करती थी आज के समय 78% है, उस समय भी कितनी हुआ करती थी 78% देखने के लिए मिलती थी। ऑक्सीजन जो है मूल रूप से जब हमारी पृथ्वी बनी तो 7% था, आज की डेट में 21% देखने के लिए मिलता है, 20 दशमलव कुछ कुछ प्रतिशत है यहाँ पर। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो मूल रूप से ये 5% हुआ करते थे, आज जो है 0.04% देखने के लिए मिलती है। वाटर वेपर के बारे में बात करते हैं तो वाटर वेपर आज ना के बराबर है, ना के बराबर है, ठीक है, और मूल रूप से ये कितना हुआ करता था 10% देखने ये मिल जाता था। आर्गन भी जो है ये सब किसमें प्रेजेंट थी, ट्रेसेस में, यानी कि ना के बराबर देखने के लिए मिला करती हैं। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति को यहाँ पर कौन हटा सकता है, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या फिर पीपल। देखो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अनुच्छेद आता है वो 61 है, और 61 में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट शब्द यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है। जब हम महाभियोग के बारे में बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति पर लगता है कब, जब राष्ट्रपति काम करने में असक्षम हो और मिसबिहेव किया हो, दुराचार देखने के लिए मिला हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके इसको हटाया जा सकता है। तो कौन लगाता है महाभियोग, संसद। महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में शुरू करी जा सकती है, पर जिस भी सदन में लाया जा रहा है वहां पे कुछ सदस्यों की सहमति वगैरह की अनुमति होती है। ये हम लोग हमारी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, अभी इस पूरे प्रोसीजर में नहीं जाएंगे, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है विच सॉइल इज बेस्ट फॉर राइस, है ना, चावल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है, काली मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। चावल की खेती के लिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी सर्वोच्च देखने के लिए मिलती है। अगर आप देखोगे जो सबसे बेहतरीन मिट्टी है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलती है। मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा बस पानी पी लूं, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जवाब क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा की सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। अगर मान लीजिए हमें और आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है
तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? क्या पूछ रहा है? मिनिमम एज ऑफ लोकसभा मेंबर। अगर हम यहाँ पर लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अनुच्छेद 84 क्लॉज बी। कौन सा है? अनुच्छेद 84 क्लॉज बी। यह अनुच्छेद कहता है कि 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। बी इज द सही जवाब। ठीक है, चलो 14वें प्रश्न पे आते हैं। विच इज द डीपेस्ट ओशियन? सबसे गहरा सागर यहाँ पर कौन सा है? अटलांटिक, इंडियन पैसिफिक या फिर आर्कटिक, है ना? सबसे गहरा सागर यहाँ पर कौन सा देखने के लिए मिलता है? गहरा सागर आपको देखने के लिए मिलेगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? देखो हेड ऑफ द स्टेट पूछ रहा है ना, हेड ऑफ द स्टेट। अब सर यहां पर स्टेट के कई मतलब देखने के लिए मिल जाते हैं। एक हेड ऑफ द स्टेट यानी कि यहां पर अगर स्टेट के बारे में बात करें, अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। कसम से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो ही जाता। स्टेट मैं अपनी बुद्धि ये लगा देता, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है उसके अनुरूप यहाँ पर राज्य पूछ रहा है, और हम सब किस पे टिक करते? प्रेसिडेंट पे टिक कर लेते। लेकिन प्रेसिडेंट पे टिक करते तो प्रेसिडेंट हमारा गलत जवाब हो जाता, क्योंकि अनुच्छेद 12 के अनुसार हेड ऑफ द स्टेट वो प्रेसिडेंट होते हैं। स्टेट शब्द यहाँ पर एक व्यापक शब्द है, एक बड़ा शब्द है। स्टेट का मतलब होता है एक देश। क्या है? एक देश, कंट्री। तो एक देश का जो हेड देखने के लिए मिलेगा वो कौन है? प्रेसिडेंट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो पीएम। लेकिन यहां पर आपसे जो स्टेट शब्द इस्तेमाल किया है ये राज्य है, राज्य देखने के लिए। जब हम राज्य के बारे में बात करते हैं तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन होता है? गवर्नर देखने के लिए मिलता है। और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है? मुख्यमंत्री देखने के लिए मिल जाता है। तो सही जवाब हमारा और आपका कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये यहां पर है हमारा सही जवाब। क्लियर? तो दिस इज द थिंग जो यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। चलो आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच करंट इज द वार्म करंट? ठीक है, विच करंट इज द वार्म करंट यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, विच करंट इज द वार्म करंट? यहाँ पर जब हम बात करें तो वार्म करंट क्या होता है? लेब्राडोर, हम्बोल्ट, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी। अब यहां पर देखो करंट कैसे बने हैं, क्या प्रक्रिया है, ये हम लोग हमारे ज्योग्राफी की क्लास में ही इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे लेब्राडोर करंट ये ठंडी जलधारा है, कोल्ड है। गल्फ स्ट्रीम हम्बोल्ट ये भी हमारा कोल्ड है। गल्फ स्ट्रीम को देखोगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से होकर के गुजरता है, जो मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां से होकर के गुजरता है, इसलिए इसको गल्फ स्ट्रीम हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है? वार्म करंट है। और कैनरी करंट भी कैसा है? कोल्ड है। कोई भी जलधारा जब निचले अक्षांश से
ऊपरी अक्षांश की तरफ जाती है। कोई भी जलधारा जब निचले अक्षांश से ऊपरी अक्षांश की तरफ जाती है तो वो जलधारा कैसी देखने के लिए मिलती है? गर्म देखने के लिए मिलती है। लोअर टू हायर लैटिट्यूड कैसी है? गर्म है, वार्म है। और ऊपर से नीचे आती है यानी कि हायर टू लोअर लैटिट्यूड आती है तो कैसी होती है? कोल्ड होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास अलग अलग अक्षांश है। अगर कोई जलधारा हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड आ रही है तो ये ठंडी है। कोई जलधारा लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड जा रही है तो ये गर्म है। ऐसे बस इसको याद रख लो तो आप लोग यहाँ पर चीज को समझ जाओगे। ठीक, आगे अगले प्रश्न पर, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट। अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमसे पूछ रहा है। किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अगर आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976, कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई। और ये कौन से भाग में है? भाग 4A के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 51A में हमें देखने के लिए मिलेगी। कहां पर है? भाग 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51A हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद जब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो वहां पर हमें ये चीजें देखने के लिए मिल जाती है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ये हमें और आपको बताती है फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट? सहारा, थार, गोबी या फिर कालाहारी? सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पर कौन सा देखने के लिए मिल जाता है? अगर आप देखोगे सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा रेगिस्तान देखने के लिए मिलता है। सहारा डेजर्ट जो है ये 11 देशों के पास होता है और 3 भागों में ये वर्गीकृत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 19, हु प्रिजाइड ओवर दी राज्यसभा? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जैसे अगर आप देखिए ये जो स्पीकर है ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है कौन? स्पीकर। वैसे ही उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी देखने के लिए मिल जाता है। कौन? स्पीकर, सॉरी उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीजें हमें और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। विच रिवर, भूगोल का प्रश्न है, पूछ रहा है विच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, है ना? कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है? अगर आप देखोगे ये अफ्रीका की नदी है और अफ्रीका में कॉन्गो है। अगर आप अफ्रीका को देखोगे इस तरीके से, ये 2 बार जो है भूमध्य रेखा को काटती है। ठीक है, तो कॉन्गो इसका सही जवाब देखने के लिए मिलता है। और अमेज़न नदी दुनिया की ऐसी नदी है जिसका मुहाना और जिसकी उत्पत्ति सेम अक्षांश से होती है। एक ही अक्षांश पर ये दोनों पड़ते हैं, मुहाना भी और उत्पत्ति भी एक ही अक्षांश से यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं इमरजेंसी प्रोविजन बोरोड फ्रॉम, जर्मनी से हमने इसको बोरो किया है। अगर हम यहाँ पे आपातकालीन के बारे में बात करें, इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई हमारे पास 3 तरीके की आपातकालीन स्थिति देखने के लिए मिलती है। हमारे पास आता है अनुच्छेद 352,
फिर हमारे पास आता है अनुच्छेद 356, फिर हमारे पास आता है अनुच्छेद 360, 352, 356, 360। ये है हमारा नेशनल इमरजेंसी, ये है हमारा स्टेट इमरजेंसी, और ये है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, तो 3 प्रकार के इमरजेंसी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, विच लेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेज, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन की होती है, इससे कौन हमें बचाती है? समताप मंडल यहाँ पर हमें संरक्षित करता है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल देखने के लिए मिलता है। एंटी डिफेक्शन लॉ इन विच शेड्यूल, अभी मैंने आपको बताया 10वें शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था, 1985 में हुआ था। ठीक है, तो क्या है? 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट डेल्टा, तो ये जो लार्जेस्ट डेल्टा देखने के लिए मिलता है, सबसे बड़ा मुहाना जो होता है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का है, और ये कौन सा है? सुंदरबन है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा देखने को मिल जाता है। कौन सा डेल्टा है मेरे भाई? सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पर बनाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला 25वां, द रियल एग्जीक्यूटिव, है ना, वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखो, कागजी तौर पर जो कार्यपालिका का काम करता है वो तो राष्ट्रपति है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 26वां प्रश्न, विच विंड कॉज द मॉनसून? ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, सीजनल विंड या फिर पोलर विंड? कौन सी हवाएं यहाँ पर मॉनसून को लेकर के आती है? मॉनसूनल हवाएं जो है ये कैसी हवाएं होती हैं? सीजनल हवाएं देखने के लिए मिलती है। तो मौसमी पवन यहाँ पर मॉनसून को लेकर के आता है। 26वां प्रश्न, विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन? पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन। कहां पर है? भाग 15 में देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 324 से कहां तक? 329 तक आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। 28वां, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर साउथ अमेरिका? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यहाँ पर कौन सा देखने के लिए मिलेगा? सबसे छोटा महाद्वीप जो हमारे पास आता है वो कौन सा है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया हमें देखने के लिए मिलेगा। बी इज द राइट आंसर। बी क्या है यहाँ पर? सही जवाब है ये। तो चलिए, ये चीजें हमें यहाँ तक देखने के लिए मिली। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो मेरे भाई आज के लिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय एवरीवन।